हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक ऑफिशियल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने संसदीय समितियों के बारे में पढ़ के समाप्त कर लिया था। आज का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यायपालिका के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है न्यायपालिका में, एक आपके केंद्र स्तर पे संघ न्यायपालिका है और राज्य स्तर पे राज्य न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में आज हमको पढ़ना है। न्यायपालिका की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो सरकार के तीनों अंगों में न्यायपालिका को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से तीन अंग है? कार्यपालिका है आपकी, विधायिका है आपकी और न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा भी करता है। ठीक है, कौन करता है? न्यायालय करता है। तो न्यायालय की जो अवधारणा है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। हम लोग न्यायपालिका के अंतर्गत दो प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसी समय हम तुलना करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक साथ खत्म करेंगे। चाहते तो हम लोग अलग अलग खत्म कर सकते थे, लेकिन जब एक साथ हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको जो भी संबंधित अनुच्छेद हैं उनको याद करने में क्या होगी? सहायता मिलेगी। तो देखिए, न्यायपालिका के अंतर्गत आपका दो प्रकार के न्यायपालिका में हमको दो प्रकार से पढ़ना है। एक आपका क्या है? संघ न्यायपालिका। ठीक है, एक आपका है संघ न्यायपालिका। संघ न्यायपालिका के बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि संघ न्यायपालिका के बारे में आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 127 तक में हमको पढ़ना है। आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक में हम कहां पढ़ेंगे? संघ न्यायपालिका को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो राज्य न्यायपालिका है, राज्य न्यायपालिका, इसको हम लोग कहां पढ़ेंगे? तो राज्य न्यायपालिका जो आपको पढ़ना है, आप सबको पता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट, उसको आर्टिकल 214 से लेके 237 तक में बताया गया है। तो आर्टिकल 214 से लेके 237 तक में किसकी चर्चा की गई है? राज्य न्यायपालिका की, यानी हाई कोर्ट्स की। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाई कोर्ट और ये आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ जब कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में और समझने में। किसी एक को याद कर लीजिए, वही प्रक्रिया सेम हाई कोर्ट की भी होती है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, बस उसको हमको देखना है। देखिए, अगर हम संघ न्यायपालिका की बात करें पहले दोनों के बनने की, कि कब दोनों बने हैं, तो देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी। यही इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान। ठीक है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये कहां कहा गया था? पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बताया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कहां किया गया था? तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम किया गया। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? अगर आपसे सवाल ये पूछे तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का विधिवत जो आपका उद्घाटन किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था और 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट आपका कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, कार्य करना शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से काम करना चालू किया है। वहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो 26 जनवरी 1950 को कहां पे की गई? दिल्ली में की गई। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपकी दिल्ली में की गई थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट कब आया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। चीजें क्लियर हो गई? अब बात करते हैं राज्य न्यायपालिका की। तो देखिए, राज्य न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो आया वो कहां से आता है? तो हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आपका भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1861
1961 के अंतर्गत इसका कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इसमें पहली बार चर्चा की गई थी कि 3 जगह पे हाई कोर्ट की स्थापना किया जाएगा। कहां कहां? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो भारत शासन अधिनियम 1861 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो पहली बार भारत शासन अधिनियम 1861 के माध्यम से कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना का जो प्रावधान आया था वो कहां से आया था? भारत शासन अधिनियम 1861 से आएगा। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कहां से आया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया था। अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन कब की गई, तो 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया या उद्घाटन किया गया, या हम ये कह सकते हैं गठन किया गया। काम करना कब से चालू किए? तो 28 जनवरी 1950 को इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। चीजें क्लियर हैं? तो 28 जनवरी 1950 को काम करना प्रारंभ किया था। अगर हाईकोर्ट की बात करें हम, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक में। भारत शासन अधिनियम 1861 के माध्यम से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसको 1862 में गठन कर दिया गया वहां पे। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कभी कभी और पूछ लेता आपसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, तो 1866 में आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो इस तरीके से जब आप न्यायपालिका को पढ़ेंगे, मैं चाहता आपको तो सुप्रीम कोर्ट को अलग से पढ़ाता और हाई कोर्ट को अलग से पढ़ाता, लेकिन जब दोनों चीजें आप एक साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी और कंठस्थ हो जाएंगी। तो ये आपको तैयार हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे, दोनों के बारे में हम लोग तुलना करते हुए ही चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और हाई कोर्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और इधर हम लोग देखेंगे आपका हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट एचसी और इसको कहते हैं एससी लॉन्ग टर्म में। तो इसको हम लोग अब कंपेयर करते हुए ही पढ़ेंगे ताकि चीजें आपको आसानी से कंठस्थ हो सके, याद हो सके। देखिए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा? तो आर्टिकल 124 में यह कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये बातें कहां कही गई हैं? आर्टिकल 124 में। ठीक है, तो देखिए, आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, एक एससी होगा, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होगा। वहीं हाई कोर्ट की बात की चर्चा कहां की गई है? अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट की चर्चा कहां की गई है, तो देखिए, आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। ठीक है, चीजें याद हो रही हैं? तो अब आपको ये सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी जब आप यहां पे तुलना करते हुए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बताया आर्टिकल 124 से लेके 100, ये आपका 124 से लेके 147 तक में है। वहीं पे हाई कोर्ट आपका 214 से लेके 237 तक में है। तो इसको हमको 214 से लेके 237 तक में है। मोटा मोटा आप ये याद कर लीजिए कि आर्टिकल ये आपका किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 214 से लेके यहां तक में है। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 से लेके 127 तक में। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये बात कहां पे कही गई है? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये बात आपकी कही गई है 124 में। वहीं आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक
हाई कोर्ट होगा। चीजें क्लियर हैं? फिर देखिए इसके बाद 124 के बाद 126 में कहा गया है, अब ये तो आपका हो गया 124 में एक हाई कोर्ट होगा। अब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसी में जो सीजीआई होंगे, सीजीआई, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो सीजीआई की नियुक्ति जो आपका है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो भारत के सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बाकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? बाकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो बाकी जो अन्य न्यायाधीश हैं, देखिए ये भी देख लीजिए, भारत में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है इस समय? 34 है। तो भारत में न्यायाधीशों की कुल संख्या इस समय 34 है, जिसमें से एक आपका मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी, ये 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? तो 33 अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सीजीआई के सलाह पर। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह पे किया जाएगा? सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किया जाएगा। ठीक है, के सलाह पर। चीजें क्लियर हो गई? देखिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 34, जिसमें से एक आपका सीजीआई होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और 33 आपके अन्य न्यायाधीश होंगे जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो न्यायाधीश इनका जो वेतन मिलता है, वेतन अगर आपसे कभी पूछे कि वेतन किस पे भारित होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं, चाहे सीजीआई हो चाहे अन्य जज हो, उनका वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। तो वेतन की बात कर लें तो इनका वेतन जो है वो किस पे भारित होगा? भारत के संचित निधि पे। ठीक है, वेतन इनका भारत के संचित निधि पर भारित होगा। तो इनका वेतन भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहां पे जो नियुक्ति के बारे में, इसमें सिर्फ 214 में यह बता दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो चीजें दी गई हैं वो आपका आर्टिकल 217 में बताया गया है कि नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में कहां दिया गया है? आर्टिकल 217 में दिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में आपका 217 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए 217 के अंतर्गत हाई कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति, तो हाई कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति जो करेंगे वो आपके राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे, किसकी सलाह पे? तो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, मतलब भारत के जो सीजीआई हैं मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल, संबंधित राज्यपाल के सलाह से। सलाह पर। भैया चीजें समझ में आई? देखिए जब भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उनकी सलाह पे तथा राज्यपाल के परामर्श से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। राज्य के या हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे करते हैं। चीजें क्लियर हो गई? तो आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा।
आर्टिकल 217 में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें कहा गया है 217 में कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर किया जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई। अब इसके आगे और चीजें हम दोनों की तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब मेनली हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है, तो इनके आर्टिकलों पे हम लोग अब चर्चा करेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं उस पे हम लोग अब पूरी तरीके से चर्चा करने चल रहे हैं। तो वहां पे पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 124 के बारे में पढ़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट में हम उसके आगे देखेंगे आर्टिकल 126 में क्या कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 126 में क्या कहा गया है, तो देखिए आर्टिकल 126 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 126 में कहा गया है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। किस न्यायाधीश की नियुक्ति? कार्यवाहक सीजीआई के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कब यूज होगा? आर्टिकल 126, जब भारत का कोई न्यायाधीश ना हो, ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, जब भारत का कोई राष्ट्रपति ना हो, सीजीआई ना हो, तो ऐसे में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल सीधे पूछता है ये कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कार्यवाहक न्यायाधीश आर्टिकल 126 से संबंधित है। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। ठीक है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। तो कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति कौन करेंगे भैया? राष्ट्रपति करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो ऐसे कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति एक कार्यवाहक सीजीआई की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 126 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में चीजें याद रहेंगी। 127 में क्या है? देखिए 127 में आपका तदर्थ न्यायाधीश दिया है। ठीक है, आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में दिया है। तदर्थ न्यायाधीश, तो ये सारे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हूबहू सीधे आपसे सवाल पूछ लेगा कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम नहीं है। ठीक है, तो यदि उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं होता है, उस कंडीशन में तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। कब? जब गणपूर्ति या कोरम पूरा ना हो रहा हो, तो ऐसे में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से और किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी योग्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं भैया? नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। तो गणपूर्ति को पूरित करने के लिए, कोरम संख्या को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो सीजीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? सीजीआई के द्वारा। ठीक है, सीजीआई के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सीजीआई के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 127 आपने पढ़ लिया। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आर्टिकल 128 है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 128 में क्या कहा गया है? एडहॉक जज जो होते हैं, आर्टिकल 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कार्यभार बढ़ जाने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को ला सकता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एडहॉक। तो 128 में यह है काम बढ़ जाने में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, तो 128 के अंतर्गत क्या कर सकता है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत कार्य बढ़ने पे सेवानिवृत्त
निवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 128 के अंतर्गत आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है कि आर्टिकल 129 में क्या है। तो भैया आर्टिकल 129 में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देगा तो उसको एक नियम मान लिया जाएगा, जितने नीचे के भी न्यायपालिका हैं जैसे हाई कोर्ट है या अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो उसको उस डिसीजन को एक अभिलेख के रूप में देखेंगे कि अगर वहां पे जो डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय वाले नहीं जा सकते, बल्कि उसको कॉपी कर सकते हैं कि अगर वो डिसीजन आया तो वो अपने आप में एक कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे चुका है, भविष्य में वैसा कोई मैटर हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट उस मैटर का अध्ययन करता है और उसको एक कानून के रूप में मानता है कि चूंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, तो उसको एक रेफरेंस के तौर पे भी प्रूफ किया जाता है। इसी को हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो आर्टिकल 129 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा राष्ट्रपति एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 143। ठीक है, आर्टिकल 143, इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। ठीक है, तो सीजीआई राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। तो सीजीआई आपका राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं भैया? सलाह दे सकते हैं। सीजीआई आपके राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं किसके अंतर्गत? आर्टिकल 143 के अंतर्गत। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब उसी समय हम लोग देखने चल रहे हैं कि इधर हमने आर्टिकल 214 पढ़ लिया था, अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? हाई कोर्ट के बारे में अब हम चीजें देखेंगे। तो देखिए हाई कोर्ट में आर्टिकल 215 में कहा गया है कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। किसके लिए? अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए। जब भी अभिलेख न्यायालय के रूप में न्यायालय काम करता है तो इसका मतलब वो है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 215 में क्या कहा गया है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, एक अभिलेख न्यायालय। ठीक है, तो देखिए आपसे सवाल पूछे अगर सुप्रीम कोर्ट किस में अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। वही हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के अंतर्गत। तो ये 129 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। चीजें क्लियर हो गई। 215 के अंतर्गत किसके रूप में काम करता है? अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा आर्टिकल 216 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 216 में कहा गया है कि हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और शेष अन्य न्यायाधीश होंगे। तो हाई कोर्ट के एक सीजीआई होंगे तथा शेष अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक भैया, तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के और शेष अन्य न्यायाधीश होंगे। ये बात कहां कही गई है? आर्टिकल 216 में कही गई है। ठीक है, नियुक्ति के बारे में मैंने बता दिया। 217 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 217 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, नियुक्ति के बारे में तो देखिए आर्टिकल 216 में बताया गया कि हाई कोर्ट के एक सीजीआई होंगे तथा अन्य शेष अन्य न्यायाधीश होंगे। अब उसके आगे 217 में उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रपति सीजीआई की नियुक्ति करता है। किससे पूछ के? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से पूछ के राष्ट्रपति हाई कोर्ट के सीजीआई यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करता भैया? नियुक्ति करता है। चीजें क्लियर हैं? एकदम से क्लियर होंगी सारी बातें। 217 आपका हो गया। इसके आगे देखिए आर्टिकल 223 में क्या कहा गया है?
आर्टिकल 223 में, तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो सारे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो कार्यवाहक सीजीआई की बात कही गई है, ठीक है, कार्यवाहक सीजीआई। तो अगर हाईकोर्ट में सीजीआई अनुपस्थित है तो उसके अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। तो 223 में कार्यवाहक है और यहां पे कहां पे था, आर्टिकल 126 में था। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 126 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती थी, वहीं हाई कोर्ट में आर्टिकल 223 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। दोनों में सेम चीजें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे हाई कोर्ट है, ठीक है। बस सुप्रीम कोर्ट भारत का सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। सेम व्यवस्था हाई कोर्ट में भी है, सारी चीजें डिक टू डिक है, बस अनुच्छेद में अंतर है, उसको मैं आपसे डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। बाकी जो चीजें थोड़ी बहुत अंतर है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 224, तो अगर देखिए कभी कभी काम अगर बढ़ जाए तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति यहां भी होती है, एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। तो एडहॉक न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो हाईकोर्ट में काम बढ़ जाने पे 2 वर्षों के लिए होती है, ठीक है। तो 2 वर्षों के लिए एडहॉक पे कोई न्यायाधीश भी रखा जा सकता है आर्टिकल 224 के अंतर्गत, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 222। तो आर्टिकल 222 में क्या चीज है, आर्टिकल 222 में यह है कि हाईकोर्ट के सीजीआई का ट्रांसफर राष्ट्रपति भारत के सीजीआई से पूछकर करेंगे, ठीक है। तो हाईकोर्ट के सीजीआई का ट्रांसफर जो होगा, जैसे कोई अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, इसको हरियाणा हाईकोर्ट में या दिल्ली हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफर हो जाएगा, तो करेंगे कौन ट्रांसफर, तो इनका ट्रांसफर राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे भैया, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किससे पूछ के करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से पूछ कर करेंगे, ठीक है। तो इनसे पूछ कर मतलब उनकी सलाह से करेंगे। तो हाई कोर्ट के सीजीआई का जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन किसके माध्यम से होगा, तो हाई कोर्ट के सीजीआई का ट्रांसफर राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। तो ये सारी चीजें आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था, जितने प्रमुख अनुच्छेद आपको पढ़ने थे हाई कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो सारी चीजें आपने डिस्कस कर लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बची है हाई कोर्ट के बारे में, वो हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को वेतन मिलता है, हाई कोर्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन मिलता है वो राज्य के संचित निधि पे भारित होता है, ठीक है। तो इनका वेतन राज्य के संचित निधि पर मिलता है, ठीक है। वेतन राज्य के संचित निधि पे भारित होता है, लेकिन जब इनको पेंशन मिलती है भैया, रिटायरमेंट के बाद इनको जो पेंशन मिलती है वो पेंशन भारत के संचित निधि पे भारित होता है। यही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बताना था, पेंशन भारत के संचित निधि पे भारित होता है, ठीक है। वेतन राज्य के संचित निधि पे भारित होगा और पेंशन भारत के संचित निधि पे भारित होता है। किसका, जो राज्य के यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हमने समाप्त किया है। क्या क्या पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। इससे संबंधित जो जो प्रमुख अनुच्छेद हो सकते थे उस पर हमने डिस्कस किया। सारे अनुच्छेदों को देखा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, अपीलीय अधिकारिता या अभिलेख न्यायालय, ये सारी चीजें हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक अधिकारिता जो पाई जाती है वो आर्टिकल 131 के अंतर्गत उसमें आरंभिक अधिकारिता का यूज किया जाता है। चीजें क्लियर हैं। तो जो इंपॉर्टेंट था आपके वनडे एग्जाम के या प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। अगर आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। जय हिंद।